भाग 117। सुहानी जी ने निशा से कहा, निशा तुम पंजाब से अपनी फैमिली को इनवाइट कर लेना, इसी बहाने उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। ये सुन निशा के होठों से मुस्कान छट गई, लेकिन उसने फीकी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया और फिर अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु भी उसे ही देख रहा था। सब लोग डिनर करके अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन निशा परेशान अपने कमरे में इधर से उधर चल रही थी। तभी अभिमन्यु कमरे में दाखिल हुआ। अभिमन्यु के आते ही निशा ने कहा, मम्मी और पापा नहीं आएंगे अभी। अभिमन्यु ने अपनी नजरें फोन पर रखते हुए कहा, तुम उसकी फिक्र ना करो, आई विल हैंडल। जिसे सुन निशा ने झट से कहा, नहीं, आपका हैंडल करना मैं जानती हूँ, इससे बेहतर है कि मैं नीचे जाके सबको सच बता दूं। निशा इतना बोल जैसे ही नीचे जाने लगी, अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा। निशा ने कुछ कहना चाहा तो अभिमन्यु ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर कहा, ट्रस्ट मी। निशा अब शांत हो गई। अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शादी में तुम जितनी नाखुश थी ना निशा, रिसेप्शन पार्टी में तुम उतनी ही खुश होगी, आई प्रॉमिस। निशा मुस्कुरा दी। अभिमन्यु ने उसका माथा चूमकर उसे सीने से लगा दिया और फिर अभिमन्यु ने उसके बालों को चूमकर कहा, अच्छे से पढ़ाई कर लो ताकि अगर उस दिन कोई लॉस हो तो कवर हो जाए। निशा ने सिर हिला दिया। निशा के मायके सूद निवास में माधवी जी लंच की तैयारी कर रही थी और दीक्षांत जी अपने कमरे में रेस्ट कर रहे थे। निशा कॉलेज में थी। तभी घर की बेल बजी तो माधवी जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने खड़े अभिमन्यु को देख चौंकते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना बोल माधवी आसपास मोहल्ले में नजरें घुमाने लगी कि किसी ने अभिमन्यु को देखा तो नहीं, लेकिन काफी लोगों ने देख लिया था। तभी पड़ोस की एक महिला ने पूछा, माधवी कौन है? तेरे घर कोई गेस्ट आए हैं क्या? माधवी जी झूठी मुस्कान के साथ बोली, नहीं भाभी, ये गलत एड्रेस पर आ गए हैं। हाँ में सर हिलाकर पड़ोसी अपने घर के अंदर चली गई। अभिमन्यु का ऑरा ही ऐसा था कि वहाँ सब समझ गए थे कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है और सूद फैमिली तो बहुत मामूली और आम है। माधवी जी अब इससे पहले अभिमन्यु से कुछ भी कहती, अभिमन्यु ने कहा, चुपचाप मुझे घर के अंदर आने दीजिए, वरना यहाँ मैं सभी को बता दूंगा कि मैं आपका दामाद हूँ। माधवी जी उसे घूरते हुए बोली, निकल जाओ यहाँ से, ना तो हमारा तुमसे और ना ही तुम्हारी बीवी से कोई वास्ता है। इतना सुनते ही अभिमन्यु ने कहा, जरा तमीज से मिसेस सूद, बीवी है वो मेरी, अभिमन्यु मित्तल की बीवी, निशा मित्तल। इतना सुनते ही माधवी जी खामोश हो गई। फिर अभिमन्यु ने थोड़ा धमकाने के अंदाज में कहा, अंदर आने देंगे या फिर मैं यहाँ पर सभी को बताऊं कि सूद फैमिली किस तरह से अपने दामाद का स्वागत कर रही है? उसे अंदर भी आने नहीं दे रही। माधवी जी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अभी वो शांत रही। उन्होंने उसे अंदर आने दिया और झट से दरवाजा बंद कर लिया। अभिमन्यु ने आसपास देखते हुए पूछा, दीक्षांत जी कहाँ है? माधवी जी ने जवाब दिया, वो घर पर नहीं है। जिसे सुनकर अभिमन्यु ने कहा, ओ रियली? झूठ ना आप किसी और को जाकर बोलिएगा, मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ। आई नो वेरी वेल कि वो घर पर ही है। तभी कमरे से गिलास गिरने की आवाज आई। आवाज सुन अभिमन्यु के होठों पर विजय मुस्कान आ गई और फिर अभिमन्यु ने थोड़ा ताने भरे लहजे में कहा, अब प्लीज ये मत कहिएगा कि ये बर्तन बिल्ली ने गिराया है। माधवी जी अब कुछ नहीं कह सकी। अभिमन्यु अब सीधा उसी कमरे में घुसा जहाँ से आवाज आई थी। माधवी जी उसे रोक न सकी। कमरे में जाके उसने देखा कि दीक्षांत जी से पानी का गिलास नीचे गिर गया है और वो अब बेड पर लेटे लेटे ही उठाने की कोशिश कर रहे थे, जो उनसे नहीं हो पा रहा था। तो अभिमन्यु खुद आगे बढ़ गया और उसने गिलास उठाकर उन्हें दे दिया। अभिमन्यु को देख दीक्षांत जी चौंक गए, लेकिन खुश भी हुए। वो मुस्कुरा कर बोले, अरे दामाद जी आप यहाँ? और फिर दरवाजे की ओर देखते हुए बोले, निशा भी आई है क्या? अभिमन्यु बेड पर उनके सामने बैठकर बोला, हो मैं आया उसका कुछ नहीं, आपको निशा की पड़ी है। दीक्षांत जी उसकी बात सुन मुस्कुरा कर बोले, अरे बेटा ऐसा नहीं है, आपके आने की हमें बहुत खुशी हुई है, वो बस आजकल हमें निशा की बहुत याद आ रही है। तो दीक्षांत जी की बात सुनते ही अभिमन्यु ने थोड़ा खुशी से कहा, अरे फिर मैं तो बड़े ही सही मौके पर आया हूँ। 3 दिन बाद मेरी और निशा की शादी की 2 मंथ एनिवर्सरी है, तो हमने एक ग्रैंड पार्टी रखी है और उसी दिन रिसेप्शन भी है, क्योंकि अभी तक रिसेप्शन हुआ नहीं है। मैं आप लोगों को ले जाने के लिए आया हूँ। दीक्षांत जी अभिमन्यु की बात सुन बहुत खुश हुए। तभी माधवी जी जूस का ग्लास लेकर आई। माधवी जी ने उन्हें जूस दिया तो दीक्षांत जी खुश होते हुए बोले, मधु अभी और निशा की 3 दिन बाद रिसेप्शन पार्टी है और ये हमें लेने आया है। उसकी बात सुन माधवी जी के भाव बदल गए। वो गुस्से और नफरत भरी नजर से अभिमन्यु को देखने लगी, लेकिन दीक्षांत जी ने ये नोटिस नहीं किया। माधवी जी फिर अपने भावों को छुपाकर फीकी मुस्कान के साथ बोली, लेकिन दिशा के पापा हम कैसे जा सकते हैं? आपकी हालत ठीक नहीं है ना? हम तो आपकी इस हालत की वजह से न जाने कितने सालों से मायके भी नहीं गए। उनकी इस बात को सुन अभिमन्यु ने एक नजर माधवी जी को देखा और फिर दीक्षांत जी से कहा, तो क्या हुआ अगर अंकल अपने ससुराल नहीं गए? अपनी बेटी के ससुराल तो वो जाएंगे ही, एंड वो भी अपनी बेटी के प्राइवेट जेट में।
प्राइवेट जेट की बात सुन दीक्षांत जी और माधवी जी चौंक गए और फिर दीक्षांत जी बोले, बेटी का प्राइवेट जेट? अभिमन्यु ने जवाब देते हुए कहा, अंकल अब जो मेरा है वो उसका भी तो हुआ, जेट मेरा है तो उसका भी तो है। उसकी इस बात से दीक्षांत जी अभिमन्यु की निशा के प्रति बेइंतहा मोहब्बत साफ महसूस कर पा रहे थे, जिसे महसूस कर वो बेहद खुश थे कि उनकी बेटी को इतना अच्छा हमसफर मिला है। अभिमन्यु अब खड़ा होकर बोला, तो जल्दी से तैयार हो जाइए, आपकी बेटी के लिए सरप्राइज है ये। दीक्षांत जी मुस्कुरा दिए। माधवी जी तभी बोली, लेकिन दिशा कॉलेज में है और अगर उसे इस वक्त पता चला कि रिसेप्शन है तो वो शॉपिंग और पार्लर का कहेगी। आप तो जानते हैं उसकी शौक। दीक्षांत जी के कुछ भी कहने से पहले अभिमन्यु बोल पड़ा, साली साहिबा को लेकर ही चलेंगे सासू माँ, आप फिक्र ना करें, उनके सभी शौक हम पूरे कर देंगे। वैसे भी सालिया तो जीजा जी को बेहद अजीज होती है। माधवी जी अब कुछ नहीं बोल पाई। अभिमन्यु फिर बोला, अच्छा अंकल मुझे आपको एक बात बतानी थी। दीक्षांत जी ने पूछा, क्या बेटा? अभिमन्यु माधवी जी को देखते हुए बोले, निशा को उसके असली माँ बाप मिल चुके हैं। इत्तेफाक से उन्होंने ही निशा का कन्यादान किया था। दीक्षांत जी और माधवी जी अभिमन्यु की इस बात पर चौंक गए। अभिमन्यु ने आगे कहा, वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं। दीक्षांत जी ने आतुरता से पूछा, कौन है वो लोग? अभिमन्यु ने जवाब दिया, ओबेरॉय फैमिली, मिस्टर रविंद्र सिंह ओबेरॉय एंड मिसेस आशा सिंह ओबेरॉय। दीक्षांत जी ने दोबारा पूछा, जिनका पहले चंडीगढ़ में बिजनेस सेटल था? अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर दीक्षांत जी अब शांत हो गए। उनके चेहरे पर मायूसी छा गई, जिसे देख अभिमन्यु उनके पास बैठकर बोला, क्या हुआ अंकल, आप खुश नहीं है क्या? दीक्षांत जी ने जवाब दिया, नहीं बेटा खुश हूँ। अभिमन्यु ने उन्हें टोकते हुए कहा, आपकी बेटी को आपसे कोई दूर नहीं कर सकता अंकल, वो शुरू से आपकी बेटी थी, है और रहेगी, उसे तो मैं भी आपसे दूर नहीं कर सकता। उसकी इस बात पर दीक्षांत जी मुस्कुरा दिए और माधवी जी बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद अभिमन्यु ने फिर कहा, अंकल आपसे एक और बात करनी थी। फिर अभिमन्यु ने दीक्षांत जी को वो सब बता दिया जो कुछ भी माधवी जी ने निशा से कहा था। सब सुनकर दीक्षांत जी सदमे में आ गए। उन्होंने सपने में भी ऐसी स्थिति को इमेजिन नहीं किया था। उनका चेहरा अभिमन्यु के आगे शर्म से झुक गया। फिर अभिमन्यु ने कहा, अंकल उसने आपसे ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस से दूर रहने को कहा था। दीक्षांत जी गंभीर आवाज में बोले, वो ये नहीं जानती बेटा कि उसके दूर होने से तो स्ट्रेस और पास आ जाएगा। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले उसका फोन बज पड़ा। उसने देखा कि कॉल निशा का है। उसने दीक्षांत जी से 2 मिनट मांगे और साइड पर जाकर कॉल उठाया और कहा, जी धर्मपत्नी जी कहिए। निशा ने जवाब दिया, आपकी धर्मपत्नी को अपने ही रिसेप्शन की शॉपिंग बिना अपने पति के करनी पड़ रही है। अभिमन्यु हंसते हुए बोला, वो इसलिए क्योंकि उसका पति उसके लिए एक बेहद अनमोल सरप्राइज की तैयारी कर रहा है। निशा ने बड़ी आतुरता से पूछा, कैसा सरप्राइज? अभिमन्यु ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया, सरप्राइज है निशा, अभी नहीं बता सकता। निशा ने समझते हुए कहा, अच्छा ठीक है। अभिमन्यु ने पूछा, वैसे कॉल क्यों किया था? निशा ने जवाब दिया, अरे हाँ इसके लिए फोन किया था, वो तो मैं भूल ही गई। अभी वो माँ पूछ रही थी कि पंजाब से मम्मा पापा आएंगे कि नहीं। अभिमन्यु ने पीछे बेड पर बैठे दीक्षांत जी को देखते हुए कहा, मैंने कहा ना निशा, आई विल हैंडल, सो ट्रस्ट मी। अच्छा अब मुझे सरप्राइज की तैयारी करने दो, लव यू। निशा ने भी आई लव यू टू कहा और फिर अभिमन्यु ने फोन कट कर दिया। अभिमन्यु फिर दीक्षांत जी से बोला, अंकल अब तैयारियां कर लीजिए जाने की। फिर दीक्षांत जी ने गिल्ट भरे अंदाज में कहा, मैं न जाने अपनी बेटी को कैसे फेस करूंगा। अभिमन्यु ने कहा, बेटी है आपकी अंकल, शी लव्स यू, और वो भी शायद मुझसे ज्यादा। दीक्षांत जी हंस दिए। अभिमन्यु फिर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ पल बाद माधवी जी अंदर आई तो दीक्षांत जी को गुस्से में देखकर घबरा गई। क्या दीक्षांत जी अब सच में माधवी जी से निशा के बारे में सवाल करेंगे? क्या रिसेप्शन पार्टी में सूद परिवार और ओबेरॉय परिवार का आमना सामना होगा? और क्या अभिमन्यु का सरप्राइज सबके सामने कोई नया तूफान खड़ा कर देगा? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 118। बेटी ही है वो अंकल आपकी, शी लव्स यू, और वो भी शायद मुझसे ज्यादा। दीक्षांत जी ने हल्की सी हंसी में अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इस बात को दिल से महसूस कर रहे हो। अभिमन्यु ने उनकी प्रतिक्रिया देखी, फिर बिना कुछ और कहे कमरे से बाहर निकल गया। कमरे का माहौल कुछ पलों के लिए खामोश रहा। बाहर से रसोई में बर्तनों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर बाद माधवी जी अंदर आई। उन्होंने जैसे दीक्षांत जी के चेहरे पर गुस्से की झलक देखी, उनका मन धड़क उठा। अलमारी की तरफ जाते हुए कपड़े निकालते हुए उन्होंने पूछा, क्या हुआ आपको, इतने नाराज क्यों लग रहे हैं? दीक्षांत जी गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बोले, तुम्हें माँ किसने बनाया है मधु, निशा ने या दिशा ने?
माधवी जी एक पल के लिए ठिठक गई। वो सवाल समझ गई थी, लेकिन ना समझी का बहाना करते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? दीक्षांत जी का धैर्य अब जवाब देने लगा। उन्होंने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें मां निशा ने बनाया है मधु। याद है उसके आने से पहले तुम्हारी कोख सूखी थी। उसके आने के बाद ही इस घर में खुशियां आई। उसने तुम्हें सबसे पहले माँ कहा, तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी, माँ बनने की खुशी, और तुमने उसी को नकार दिया। एक माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, तो तुमने कैसे कर लिया? उनके शब्द माधवी जी के दिल में तीर की तरह लगे। उनकी आंखें भर आई। वो उनकी तरफ मुड़ी और धीमे लेकिन ठोस स्वर में बोली, निशा को मैं भी अपना मानती हूँ, लेकिन उसने हमें कभी अपना नहीं माना। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसके इस कदम से दिशा पर क्या असर पड़ेगा, समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी। समाज? दीक्षांत जी की आंखों में गुस्से की लौ और भड़क उठी। और फिर दीक्षांत जी ने कहा, मधु, तब ये समाज कहाँ था जब मैं बिस्तर पर था, जब हमें मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। मेरी इज्जत पर कोई आंच नहीं आई है। निशा ने हर पल मेरा नाम बढ़ाया है, और तुम कह रही हो कि उसने हमें अपना नहीं माना। अगर ऐसा होता तो शादी वाले दिन मुझे फोन ना करती। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, और दिशा पर क्या असर पड़ेगा, जरा बताना। माधवी जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं मानती हूँ कि निशा ने मजबूरी में शादी की, लेकिन लोग तो यही कहेंगे ना कि उसने भागकर शादी की है। और जिसकी बहन के बारे में ऐसी बातें फैली हो, उससे भला कौन सा लड़का शादी करेगा? दीक्षांत जी ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, और जहां तक दिशा की शादी का सवाल है, मैं उसका ऐसे घर में रिश्ता करूंगा ही नहीं जहां लोग उसे जज करें। माधवी जी ने उनकी बात काटते हुए कहा, लेकिन अगर निशा की वजह से दिशा की जिंदगी पर असर पड़ा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। दीक्षांत जी ने बिना झिझक के जवाब दिया, तो फिर मैं अपनी बेटी को अपने पास ही रखूंगा। मुझ पर मेरी बेटी बोझ नहीं है और कभी होगी भी नहीं। पापा, आप बेस्ट हो। दरवाजे के पास खड़ी दिशा की आवाज ने दोनों को चौंका दिया। दिशा अंदर आई और अपने पापा के गले लग गई और फिर कहा, मम्मी, जहाँ दूसरों के पापा अपनी बेटियों को घर से विदा करने की जल्दी में रहते हैं, वहीं मेरे पापा को मुझे घर पर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स ग्रेट। माधवी जी ने अफसोस से सिर हिलाते हुए कहा, दिशा, तुझे नहीं पता शादी कितनी जरूरी होती है। दिशा ने बेबाकी से जवाब दिया, मम्मी, शादी जरूरी हो सकती है, लेकिन जिंदगी का मकसद नहीं होती। इस पर माधवी जी चुप हो गई। दीक्षांत जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां रब ने हमारी बेटी के संजोग बनाए होंगे वहां वो मिलेंगे, समझी मधु? माहौल थोड़ी देर के बाद शांत हो गया। फिर दिशा ने कहा, अच्छा, मैं पैकिंग करने जा रही हूँ, आप लोग भी जल्दी कर लीजिए। जीजू ने कहा है कि हमें 5 बजे निकलना है, और हाँ, मुझे कॉलेज से भी जीजू ही लेके आए हैं। वो ये कहकर कमरे से निकल गई। माधवी जी बाथरूम चली गई और दीक्षांत जी गहरी सोच में डूब गए। बाथरूम से निकलकर माधवी जी ने हॉल में जाते हुए देखा कि अभिमन्यु सोफे पर बैठा फोन स्क्रॉल कर रहा है। फिर वो देख कमरे की तरफ वो आगे बढ़ी, लेकिन तभी अभिमन्यु ने कहा, दिशा अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। माधवी जी के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने पलट कर कहा, नहीं, पर वो शायद उससे नफरत भी नहीं करती। ये कहकर अपने कमरे में चली गई। अभिमन्यु ने हल्के से बड़बड़ाया, निशा यहाँ रहती कैसी थी? दूसरी तरफ निशा अपनी रिसेप्शन के लिए लाखों की शॉपिंग तो कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि वो अपने माँ बाप को पंजाब कैसे बुलाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अभिमन्यु ने उसकी सारी समस्याओं को दूर करने का ठेका उठा लिया है। शाम के 5 बज चुके थे। अभिमन्यु दीक्षांत जी के पूरे परिवार को लेकर निकल पड़ा। प्लेन के सफर में थोड़ी खामोशी थी। खिड़की से बाहर शहर के बदलते नजारे, सूर्यास्त की सुनहरी किरणें और आसमान में उड़ते रंग बिरंगे बादल, सब कुछ एक फिल्मी सीन जैसा लग रहा था। ये पहली बार था जब दीक्षांत जी का पूरा परिवार प्राइवेट प्लेन में सफर कर रहा था। सब बहुत खुश थे। दिशा हजारों एंगल से सेल्फी लिए जा रही थी। माधवी चाहकर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। दिशा को पहली बार अपनी दीदी निशा पर इतना गर्व हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से उसे इतने अमीर जीजू मिलेंगे उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आसमान से मुंबई एकदम दुल्हन की तरह लग रही थी। गेटवे ऑफ इंडिया तिरंगे के कलर में लिपटा आसमान से ही सबका ध्यान खींच रहा था। 8:30 बजे तक सब मुंबई पहुंच गए। अभिमन्यु ने उन्हें अपने ही एक फ्लैट पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही घर की सफाई और आरामदायक माहौल देख माधवी जी थोड़ी सहज हो गई। 15 मिनट के भीतर ही उनके लिए गर्मा गर्म खाना भी आ गया। अभिमन्यु ने प्लेट सजाते हुए कहा, चलिए अंकल। दीक्षांत जी ने उसे घूरते हुए कहा, अंकल? अभिमन्यु हंसकर बोला, ठीक है पापा, अब मैं चलता हूँ। आप लोग गर्मा गर्म खाना खाइए और आप लोग यहाँ आराम से 3 दिन रहिए। निशा आपसे सीधा पार्टी वाली रात मिलेगी। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना हिचकिचाहट के बस एक कॉल कीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इतना सुनकर सब हंस पड़े। दीक्षांत जी ने कहा, खाना तो खा लो बेटा। अभिमन्यु ने जवाब दिया, नहीं पापा, आपकी बेटी मेरा इंतजार कर रही है, उसी के साथ खाऊंगा। दीक्षांत जी मुस्कुरा दिए। अभिमन्यु निकल गया।
गाड़ी में बैठते ही उसने निशा को मैसेज भेजा, शायद बहुत याद कर रही थी तुम, तो देखो जल्दी आ रहा हूँ, मेरे बिना डिनर मत करना, साथ करेंगे, 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। लेकिन आंखों में जैसे कोई गहरी थकान और बेचैनी छुपी हुई थी। उसने ड्राइवर को देखा और बोला, घर नहीं ऑफिस चलो। ड्राइवर ने चौंक कर पूछा, साहब इस वक्त? अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, हाँ अभी, सवाल मत करो। गाड़ी का रुख ऑफिस की ओर मुड़ गया। सड़क पर हल्की हल्की रोशनी वाले लैंप पोस्ट और कुछ जगहों पर अंधेरा। वो खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन उसकी नजर किसी एक चीज पर नहीं टिक रही थी, जैसे दिमाग में कई तस्वीरें और कई आवाजें एक साथ चल रही हो। ऑफिस के गेट पर गाड़ी रुकी तो वॉचमैन जल्दी से आगे आया और कहा, साहब ओबेरॉय साहब अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। अभिमन्यु ने उसे देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर हिलाकर अंदर चला गया। ऑफिस के अंदर ज्यादातर स्टाफ जा चुके थे। कॉरिडोर में बस 4-5 लोग बचे थे जो फाइल समेट रहे थे, कंप्यूटर शट डाउन कर रहे थे। उनकी नजरें एक पल के लिए अभिमन्यु पर टिकी, लेकिन तुरंत नीचे झुक गई। अभिमन्यु तेज कदमों से अपने कैबिन की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर पार्थ खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था, हाथ पीछे बांधे हुए जैसे किसी गहरी सोच में हो। अभिमन्यु ने टेबल पर रखा पानी का ग्लास उठाया, एक घूंट लिया और ठंडे स्वर में बोला, बोल। पार्थ ने बिना मुड़े कहा, मीडिया हाउस से फोन आया था। हमारे आदमी ने बताया कि मीडिया वाले सहगल हाउस की आग के हादसे में हमारा नाम घसीटना चाहते हैं। मैंने फिलहाल मामला संभाल लिया है, लेकिन ये ज्यादा दिन छुपा रहना मुश्किल होगा। अभिमन्यु कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो गया। उसकी उंगलियां ग्लास के किनारे पर चल रही थी। फिर उसने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में बोला, किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि ये हमने किया है, हमारी बीवियों को भी नहीं। पार्थ ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन रिसेप्शन पार्टी में मीडिया होगी तो कहीं कोई इस बारे में सवाल न दाग दे। अभिमन्यु ने कहा, चिंता मत कर, जितने मीडिया वाले होंगे सब अपने होंगे। पहले ही वार्न कर दूंगा कि इस बारे में कुछ मत पूछे। फिर अभिमन्यु ने पूछा, राइमा से सहगल हाउस की बात की? पार्थ ने जवाब दिया, हाँ की थी। वो कह रही थी कि उसे वो घर नहीं चाहिए, तो बेहतर है कि बेच दे। ठीक है, तू देख ले सब, मैं चलता हूँ। पार्थ चला गया। अभिमन्यु को कुछ याद आया। उसने कैबिन के कोने में रखे लॉकर से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। बॉक्स खोलकर अंदर झांका। चमकदार खूबसूरत डायमंड का सेट उसमें रखा था। उसने बॉक्स बंद किया और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ये तो उसे बहुत पसंद आएगा। वो बुदबुदाया। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। उसने बॉक्स जैकेट की अंदरूनी जेब में रखा, लाइट्स बंद की और ऑफिस से निकल गया, सीधा निशा के पास जाने के लिए। क्या अभिमन्यु का ये छुपा हुआ सच रिसेप्शन पार्टी में उजागर होगा? क्या निशा उस डायमंड सेट के पीछे छुपे रहस्य को जान पाएगी? और क्या दीक्षांत जी का परिवार सच का सामना करने के लिए तैयार है? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 119। पार्थ सिर हिलाकर चला गया। अभिमन्यु को तभी कुछ याद आया। उसने अपने कैबिन में से ही एक लॉकर को खोला और उसमें से एक बॉक्स निकाल लिया और फिर निकल गया ऑफिस से घर के लिए। इधर गायत्री निवास में पूल साइड पर हल्की हवा लहरों को छेड़ रही थी। पानी में चांद की परछाई डगमगा रही थी, जैसे कोई चुपके से राज कह रहा हो। निशा आराम से बैठी किताब पढ़ रही थी। उसके बाल कभी गालों पर आते तो कभी हवा उन्हें कानों के पीछे सरका देती। तभी एक मेड वहां आई और बोली, मैडम साहब आ गए हैं। निशा उसकी बात सुन सिर हिलाकर बोली, ठीक है, आप उनका और मेरा डिनर हमारे कमरे में भिजवा दीजिए। मेड ने जी कहा और फिर वहां से चली गई। और फिर निशा उठकर अपनी किताबों को समेट अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में दाखिल होते ही उसकी नजर अभिमन्यु पर पड़ी। वो अपनी घड़ी उतार रहा था। बेड पर उसका बैग, कोट और एक छोटा बॉक्स रखा था। निशा ने कदम बढ़ाए, बॉक्स उठाया और हल्के आश्चर्य से पूछा, अभी ये? अभिमन्यु उसकी तरफ मुड़कर मुस्कुराकर बोला, खोलो। निशा ने सावधानी से बॉक्स खोला और उसकी आंखों में चमक आ गई। अंदर गोल्ड की एक चेन थी। चेन में एक पेंडेंट था जिसमें डायमंड से जड़े अक्षरों में अभिषा लिखा था। चेन को उसने हाथों में लिया, अक्षरों पर अपनी उंगलियां फेरी और उसके होठों पर एक लंबी मुस्कान आ गई। निशा ने अभिमन्यु की तरफ देखा तो अभिमन्यु ने पूछा, कैसी लगी? निशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत खूबसूरत है। वो आगे बढ़ी, चेन उसकी तरफ बढ़ाई और आईने के सामने बाल आगे करके खड़ी हो गई। बिना कहे ही इशारा कर दिया कि उसे चेन पहननी है। अभिमन्यु की आंखों में हल्की चमक आ गई। वो पास आया, धीरे से चेन उसके गले में डाली। चेन के हुक को बंद करते वक्त उसकी उंगलियां निशा की गर्दन को हल्के से छू गई। उसकी उंगलियों का स्पर्श अपनी गर्दन के हिस्से पर पाकर निशा का पूरा जिस्म सिहर उठा। अभिमन्यु ने उसके कान के नीचे अपने होठ हल्के से छूते हुए सरगोशी से कहा, अभी तक तुम पर असर होता है क्या मेरा?
निशा के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। अभिमन्यु का सवाल सुन निशा के होठों पर मुस्कान आ गई और वो बोली, आपका असर तो जिंदगी भर रहेगा मुझ पर। अभिमन्यु मुस्कुराया, लेकिन इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता, दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दोनों थोड़े अलग हो गए। अभिमन्यु ने अंदर आने को कहा तो एक नौकरानी ट्रॉली पर दोनों के लिए डिनर लेकर आई थी। निशा ने अभिमन्यु से कहा, आप मुंह हाथ धोकर चेंज कर लीजिए, फिर डिनर करते हैं। अभिमन्यु ने सिर हिलाया। निशा ने नौकर को जाने को कहा, फिर खुद अलमारी से अभिमन्यु के कपड़े निकाले और बेड पर रख दिए। कोट और बैग को सही जगह पर टिका दिया। कुछ देर बाद अभिमन्यु कपड़े बदल कर आया। दोनों ने साथ बैठकर डिनर किया और फिर बेड पर लेट गए। निशा उसकी बाहों में थी। उसकी उंगलियां अब भी पेंडेंट को हल्के हल्के छू रही थी। निशा ने कहा, अभिमन्यु ने ये कहा। अभिमन्यु की आंखें बंद थी। वो अपने पास बस निशा को महसूस करना चाहता था। फिर निशा ने कहा, पार्टी में अजित भी होगा तो प्लीज अपना ये पॉजेसिव नेचर थोड़ा उससे दूर रखना। अजित का जिक्र सुनते ही अभिमन्यु की आंखें झट से खुल गई। वो सीधा उसके ऊपर आ गया और उसके अचानक इस एक्शन से निशा चौंक गई। अभिमन्यु ने एक टक उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो क्यों आ रहा है? निशा उसकी आंखों में जेलसी साफ देख पा रही थी। उसने उसके गले में बाहें लपेटते हुए कहा, पापा जी की कंपनी में काम करता है तो वो भी आएगा ना? अभिमन्यु का मुंह बन गया। अभिमन्यु ने बुदबुदाया, उन्हें भी वही मिला था क्या अपनी कंपनी में रखने के लिए? मेरी खुशी देखी थोड़ी ना जाएगी उनसे। निशा उसके इतने करीब होने के कारण सब सुन रही थी। उसने उसे घूरते हुए कहा, अगर काम ना भी करता तो भी वो आता, मेरा दोस्त होने के नाते। अब एक दोस्त को तो तुमने भेज दिया है काम करने के लिए बैंगलोर, अब मुझे अपना कोई दूसरा दोस्त भी चाहिए ना। अभिमन्यु ने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, तो मैं हूं ना। निशा मुस्कुराकर बोली, आप पति हैं। अभिमन्यु ने उसे टोकते हुए कहा, सब कुछ हूं मैं तुम्हारा और तुम मेरी। उसकी बात सुन निशा उसे एक टक देखने लगी। निशा ने अपना चेहरा आगे बढ़ाया और उसके गाल पर किस करके कहा, वहां सौम्या होगी तो उसका ध्यान उसी पर रहेगा। अभिमन्यु उसकी बात को नजरअंदाज करके बोला, मैं हूं ना तुम्हारा सब कुछ निशा। निशा उसके सवाल पर उसे एक टक देखने लगी। निशा अपने होठ उसके होठ के करीब लेकर आई और धीमी आवाज में बोली, बेशक। उसने इतना कहते ही अपने होठ अभिमन्यु के होठ पर रख दिए और अभिमन्यु भी उसका जवाब सुन उसे डीपली किस करने लगा। निशा और अभिमन्यु अपने प्यार के समंदर में एक बार फिर खो चुके थे। अगले दिन घर के हर कोने में चहल पहल थी। महंगे परिधानों की चमक, फूलों और इत्र की खुशबू और नौकरों के इधर उधर दौड़ते हुए कदमों की आहट, सब मिलकर जश्न का माहौल बना रहे थे। अभिमन्यु अपने कमरे से तैयार होकर जैसे नीचे आया, नीले सिल्क की शेरवानी पर सुनहरी कढ़ाई उसकी शख्सियत में एक अलग ही रॉयल टच दे रही थी। उसकी चाल में वो आत्मविश्वास था जो सिर्फ अभिमन्यु मित्तल में हो सकता था। सीढ़ियों से उतरते हुए उस पर सबसे पहली नजर पड़ी सुहानी जी की। उनकी आंखों में गर्व और ममता दोनों झलक रहे थे। वो आगे बढ़ी, तुरंत उसकी नजर उतारी और अपने काजल से कान के पीछे टीका लगाते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे मेरे बेटे को। गायत्री जी भी पास आ गई और इस सदके की रस्म अदा की। सुहानी जी ने फिर प्यार से कहा, अभी तू आरू और निशा को पिक कर लेना पार्लर से। अभिमन्यु ने बिना कुछ कहे बस हल्की सी मुस्कान और सिर हिलाकर हामी भर दी। तभी अभिराज जी ने गंभीर स्वर में पूछा, अभी सूद परिवार? अभिमन्यु ने सहज भाव से कहा, दादाजी वो भी आ रहे हैं। अब आप सब जल्दी निकलिए, पार्टी के होस्ट हम ही हैं, हम लेट नहीं हो सकते। गाड़ियां एक एक कर निकल पड़ी। गाड़ियों के हॉर्न और पहियों की आवाजें धीरे धीरे दूरी में गुम हो गई। अभिमन्यु पार्लर की तरफ निकल गया निशा को पिक करने के लिए। इधर माहेश्वरी हाउस में भी सभी तैयार थे पार्टी में जाने के लिए। दिव्या को ना देख अलका जी गौरव से बोली, गौरव जा दिव्या को जाके देख, आई नहीं वो। गौरव सिर हिलाकर ऊपर उसके कमरे में गया और जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ उसके कदम ठिठक गए। सामान बिखरा पड़ा था, पर्दे आधे खुले थे और खिड़की से आती धूप भी मानो कमरे की उदासी को कम करने में नाकाम थी। फर्श पर बेड से टेक लगाए बैठी थी दिव्या, खुले बाल बिखरे, आंखें लाल और सूजी हुई। उसका चेहरा बता रहा था कि वो देर तक रो रही थी। दिव्या को इस हालात में देख एक पल के लिए गौरव घबरा गया। वो उसके पास जमीन पर घुटनों के बल बैठा और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, दिवी ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी, क्या हुआ? दिव्या ने उसके हाथ को झटक कर कहा, जाओ यहाँ से। गौरव जानता था कि दिव्या अभी कुछ नहीं बताएगी क्योंकि उसे नहीं पसंद कोई उसकी लाइफ में दखल दे। वैसे भी उसे कहीं ना कहीं अंदाजा था उसकी इस हालत के पीछे की वजह। वो उठा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, पर अभी की रिसेप्शन? दिव्या ने बीच में ही कहा, मुझे नहीं जाना, अब जाओ यहाँ से। गौरव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। वो नहीं मिलेगा तुझे। दिव्या के होठ कांपे। तो वो उसे क्यों मिला? गौरव समझ रहा था कि वो किसकी तरफ अंदेशा कर रही है,
गौरव ने उसकी अलमारी से एक ड्रेस निकाली और बेड पर रखकर कहा, चुपचाप तैयार हो जाओ पार्टी के लिए। मैं कोई तमाशा नहीं चाहता, वरना मॉम एंड डैड को पता लग जाएगा। दिव्या ने गुस्से से कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। गौरव उसके करीब आकर झुकते हुए बोला, और क्या होगा नहीं जाने से? इससे बेहतर है कि तू उसे बता दे उसने क्या खोया है। दिव्या उसे असमंजस से देखने लगी। गौरव उसके पास फिर से घुटनों के बल बैठा और बोला, तुझे अभिमन्यु चाहिए ना? दिव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर गौरव ने कहा, मिलेगा तुझे अभिमन्यु। दिव्या ने कहा, पर वो निशा। गौरव ने दृढ़ स्वर में कहा, उन दोनों को ऐसे अलग करेंगे कि कभी एक साथ ना आ पाए। अब तू तैयार हो जा, अपनी जीत से पहले थोड़ा सा जश्न मना लेते हैं। दिव्या सिर हिला देती है। दिव्या को विश्वास था गौरव पर। वो जानती थी अगर गौरव ऐसा कह रहा है तो जरूर ऐसा करेगा। गौरव अब कमरे से निकलने लगा। उसने मन ही मन कुटिल मुस्कान के साथ कहा, अभिमन्यु मित्तल, जितनी खुशियां मनानी है मना ले। गेट रेडी नाउ, क्योंकि अब एक बार फिर से तेरा अपना तुझसे दूर करने वाला हूं मैं। एक और झटके को सहने के लिए तैयार रहना मेरे दोस्त। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। दिव्या अब खड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। गौरव बाहर निकल गया और जाते जाते अलका जी और गोविंद जी से कहा कि वो दिव्या के साथ बाद में आएगा। क्या गौरव वाकई अभिमन्यु और निशा को हमेशा के लिए अलग करने में कामयाब होगा? क्या दिव्या अपनी चाहत के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार है? और क्या रिसेप्शन पार्टी खुशियों की जगह किसी तूफान की शुरुआत बनने वाली है? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 120। फिर उसने मुड़कर दिव्या को देखा जो अपनी जगह से खड़ी हो रही थी। उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था और आंसुओं की परत बाकी थी, लेकिन चेहरे पर गौरव के कहे शब्दों का असर भी झलक रहा था। गौरव बाहर निकल गया और जाते जाते अलका जी और गोविंद जी को कहा कि वो दोनों पहले निकले, वो दिव्या के साथ बाद में आएगा। इधर अभिमन्यु पार्लर के अंदर दाखिल हुआ। चारों तरफ हल्की हल्की सेंट की खुशबू और ड्रायर की आवाजें थी। उसने सीधा रिसेप्शन काउंटर पर जाकर पूछा, एक्सक्यूज मी, मिसेस निशा मित्तल? रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा, जी सर, मैम का मेकअप फिनिश हो रहा है, आप प्लीज 2 मिनट बैठिए, मैं कॉल करती हूँ। अभिमन्यु हल्की सी बेचैनी के साथ सोफे पर बैठ गया। घड़ी की सुई जैसे धीमी चल रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने फोन लगाया और फिर मुस्कुराकर कहा, मैम आ रही है सर। लगभग 5 मिनट बाद पार्लर के कॉरिडोर से पहले आरुषि दिखाई दी और उसके पीछे निशा। निशा को देखते ही अभिमन्यु की धड़कन सचमुच जैसे एक पल के लिए थम गई थी। वो अपनी नजरें झपकाना भी भूल गया। निशा नीचे देख रही थी, दोनों हाथों से अपने हैवी गाउन का फ्रंट पकड़कर संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसके खुले बाल कंधों पर लहरा रहे थे और हल्के हल्के कदमों की आहट भी अभिमन्यु को सुनाई दे रही थी। परफेक्ट, अभिमन्यु के होठों से अनजाने में निकला। उसकी आवाज सुनकर निशा ने धीरे से नजरें उठाई और जैसे ही उसकी नजरें अभिमन्यु से मिली, सब थम गया। दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे जैसे दुनिया में और कोई मौजूद ना हो। आरुषि ने ये सब देखा और होठों पर शरारती मुस्कान आ गई और उसने नकली खांसी की। तब जाकर दोनों होश में आए। आरुषि ने चिढ़ाते हुए कहा, भाई भाभी, वी आर इन पब्लिक प्लेस। आरुषि की आवाज सुन दोनों होश में आए। निशा ने शर्म से नजरें झुका ली और अभिमन्यु के भी कान लाल थे। आरुषि ने फिर कहा, अब चले या यहीं पर गेस्ट को बुला ले? अभिमन्यु सिर हिलाते हुए निशा के आगे अपना हाथ करता है तो आरुषि बोली, भाई भाभी का हाथ तो जिंदगी भर थामना है, अभी के लिए आप उनका गाउन थामिए, इसे वो अकेली नहीं संभाल पा रही है। अभिमन्यु ने एक नजर आरुषि को देखा और फिर उसकी मदद करते हुए निशा का गाउन एक सिरे से पकड़ा और एक सिरे से आरुषि ने पकड़ा। निशा ने भी आगे से गाउन को थाम लिया ताकि वो गिरे ना। फिर तीनों बाहर गाड़ी के सामने खड़े हुए। अभिमन्यु ने गाड़ी का दरवाजा अनलॉक किया और पीछे की सीट का दरवाजा खोला। निशा आहिस्ता से पिछली सीट पर बैठी और आरुषि अभिमन्यु के साथ आगे। अभिमन्यु भी ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को होटल की तरफ बढ़ा दी। ड्राइव करते हुए बार बार अभिमन्यु की नजर मिरर से पीछे बैठी निशा पर चली जाती। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। आरुषि ने तुरंत नोटिस किया और मजाक उड़ाते हुए कहा, भाई होटल जाना है, हॉस्पिटल नहीं। ऐसे ही नजर डालोगे पीछे तो गाड़ी कहीं और न टकरा दो। अभिमन्यु ने मन ही मन बड़बड़ाया, अपनी बीवी को ढंग से देख भी नहीं पा रहा। एक ही आरुषि और एक वो आरव, दोनों मेरे रोमांस के दुश्मन हैं। उसके चेहरे का भाव देखकर निशा और आरुषि हंस पड़ी। आरुषि बोली, देख रही हो भाभी, भाई आपको देखने के लिए कैसे तड़प रहे हैं। निशा के गाल गुलाबी हो गए और अभिमन्यु फिर शर्म से चुप हो गया। अभिमन्यु के कान एक बार फिर से लाल हो गए और निशा के चेहरे पर हया की लाली छा गई। करीब 25 मिनट बाद गाड़ी होटल के बाहर पहुंची। बाहर पहले से ही रिपोर्टर्स और कैमरा क्रू खड़े थे। गाड़ी देखते ही भीड़ उमड़ आई। रिपोर्टर्स ने अभिमन्यु की गाड़ी को घेर रखा था।
तभी गार्ड्स आ गए और अभिमन्यु की गाड़ी और रिपोर्टर्स के बीच में एक दीवार जैसे खड़े हो गए। अभिमन्यु ने आरुषि को निकलने का इशारा किया और फिर खुद उतरा। निशा तो इतने रिपोर्टर्स को देख घबरा गई थी। अभिमन्यु ने आरुषि को जाने का कह दिया और खुद निशा के साथ आने को कहा। आरुषि 4 गार्ड्स के साथ वहां से जैसे तैसे निकली। अभिमन्यु ने निशा की साइड का दरवाजा खोला और उसके आगे हाथ बढ़ाया तो निशा ने नर्वस होते हुए कहा, अभी रिसेप्शन जरूरी है क्या? अभिमन्यु निशा की नर्वसनेस भली भांति जानता था। उसने मुस्कुरा कर कहा, क्या तुम ये नहीं चाहती कि पूरी दुनिया को पता चले कि अभिमन्यु मित्तल सिर्फ और सिर्फ निशा मित्तल का है? निशा के चेहरे पर झिझक की जगह मुस्कान आ गई। उसने हाँ में सिर हिलाया और उसका हाथ थाम लिया। निशा गाउन संभालते हुए गाड़ी से निकली। अब रिपोर्टर्स में थोड़ी शांति सी हो गई थी निशा के आने से और सभी उसकी खूबसूरती देख रहे थे। वो सचमुच किसी परी जैसी लग रही थी। दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी जोड़ी जैसी खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। सिर्फ तस्वीरें खींचने की ही आवाज आ रही थी। अभिमन्यु निशा का गाउन एक तरफ से संभालते हुए उसके साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी निशा के कदम रुक गए। अभिमन्यु ने धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ? निशा ने जवाब दिया, गाउन आगे से पैर के नीचे आ गया है। बिना एक पल सोचे अभिमन्यु घुटनों पर बैठ गया। भीड़ में हलचल मच गई। कैमरास लगातार क्लिक हो रहे थे। अभिमन्यु ने बड़े सलीके से गाउन हटाया और निशा को बैलेंस देने के लिए उसका पैर उठाया। निशा ने सहज रूप से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। जो शख्स बिजनेस वर्ल्ड में किसी के आगे नहीं झुकता, वो अपनी बीवी के लिए घुटनों पर बैठा है। ये नजारा सबके लिए हैरान करने वाला था। सभी अभिमन्यु का एक्शन देख चौंक गए। सब जानते थे कि अभिमन्यु मित्तल कितना खड़ूस सड़ू किस्म का बंदा है, जो किसी के आगे नहीं झुकता, चाहे वो बिजनेस की दुनिया हो या पर्सनल लाइफ। वही अभिमन्यु मित्तल अपनी बीवी के आगे घुटनों पर बैठा निशा की मदद कर रहा था। ऐसा मौका तो कोई भी गंवाना नहीं चाहता। सब उनकी स्थिति में कई तस्वीरें खींचने लगे। अभिमन्यु फिर कुछ पलों में खड़ा हुआ और हल्के से घुटनों से कपड़ों को झाड़कर निशा के आगे बढ़ गया। निशा तो बस एकटक उसे देख रही थी। उसने कहा, अभी इस तरह झुकने की क्या जरूरत थी? सब क्या सोचेंगे? अभिमन्यु ने उसके कुछ भी कहने से पहले ही उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और कुछ ही सेकंड्स में उसे दूर कर ली। रिपोर्टर्स ने जल्दी से तस्वीरें खींच ली। निशा हैरत से उसे देख रही थी। अभिमन्यु ने निशा की आंखों में देखते हुए कहा, सब यही सोचेंगे कि जो किसी के आगे नहीं झुकता वो अपनी बीवी के सामने झुक गया, अपनी जिंदगी के सामने झुक गया। निशा कुछ नहीं बोली और मुस्कुरा दी। अब वो दोनों होटल के अंदर आ चुके थे। रिपोर्टर्स के लिए खाने पीने की तैयारी होटल के गार्डन में की गई थी। उन दोनों की एंट्री होते ही मेरे नाम तू गाना स्टार्ट हो गया। वो रंग भी क्या रंग है जो मिलता ना तेरे होठों के रंग से हूबहू। वो खुशबू भी क्या खुशबू है जो ठहरे ना तेरी सांवली जुल्फों के रूबरू में। तेरे आगे ये दुनिया है फीकी सी, मेरे बिन तू ना होगी किसी की भी। अब ये जाहिर सरेआम है, ऐलान है, जब तक जहां में सुबह शाम है तब तक मेरे नाम तू। जब तक जहां में मेरा नाम है तब तक मेरे नाम तू। चारों तरफ स्मोक इफेक्ट था और बीच में ये जोड़ी हाथों में हाथ डाले मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे थे। गेस्ट तालियों से उनका स्वागत कर रहे थे। कई लोग कानों में फुसफुसा रहे थे, वाह क्या जोड़ी है, फिल्मी कपल लग रहे हैं। मगर हॉल के एक कोने में दिव्या खामोश बैठी थी। होठों पर नकली मुस्कान, आंखों में चुभन और दिल में तूफान। पास ही गौरव खड़ा था, उसके चेहरे पर चालाकी भरी तृप्ति। दिव्या ने धीमे स्वर में कहा, गौरव देख रहे हो ना, सब उसकी तारीफ कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दिख रहा वो? गौरव झुककर बोला, दिखेगा दिव्या दिखेगा, मगर आज नहीं। आज उसे खुश होने दो, कल उसकी खुशी छीन लेंगे। दिव्या ने आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। वो जानती थी कि गौरव जो कहता है वो करता भी है, मगर दिल के किसी कोने में उसके आंसू अब भी बह रहे थे। हॉल जगमगा रहा था। डांस फ्लोर, शैंपेन के ग्लास, मेहमानों की हंसी ठिठोली और बीच में मिस्टर एंड मिसेस मित्तल। अभिमन्यु बार बार निशा के कान में फुसफुसा रहा था, तुम्हें पता है आज तुम सबसे खूबसूरत लग रही हो। निशा हल्की हंसी दबाकर बोली, आपका रोमांटिक मूड कभी कंट्रोल नहीं होता है ना? कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। अभिमन्यु ने धीमे से कहा। निशा मुस्कुराकर उसकी बाहें थाम रही थी। इधर रिपोर्टर्स बाहर लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। टीवी पर हर जगह यही खबर, बिजनेस टाइकून अभिमन्यु मित्तल ने रिसेप्शन में अपनी बीवी के लिए झुकाया सिर। लेकिन भीड़ में खड़े कुछ अनजान चेहरे भी थे। कोई और प्लान कर रहा था, कोई और इस खुशी के जश्न को अगली सुबह तक दहाने वाला था। गौरव दूर से मुस्कुराकर बोला, अभिमन्यु मित्तल, जितनी खुशियां मनानी है मना ले, अब एक और तूफान तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। क्या गौरव और दिव्या की चालें इस रिसेप्शन की खुशियों को मातम में बदल देंगी? क्या मीडिया की सुर्खियों के बीच कोई ऐसा राज उजागर होगा जो सबको हिला दे? और क्या अभिमन्यु निशा का प्यार इस आने वाले तूफान के सामने टिक पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
भाग 121। हॉल के बीचों बीच हल्की धुंधल फैल चुकी थी। चारों तरफ रोशनी के नीचे चमकती हुई फ्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की परत, जैसे किसी जादुई फिल्म का सेट हो, पूरे माहौल को एक रहस्यमय बना दिया था। इसी धुंध में से धीरे धीरे हाथों में हाथ डाले अभिमन्यु और निशा की एंट्री हुई। दोनों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक चमक, जैसे इस पल में सिर्फ वो दोनों ही मौजूद हो, बाकी सारी दुनिया कहीं पीछे छूट गई हो। गेस्ट्स बस उन्हें देख रहे थे। महिलाएं उनके कपड़ों को, लुक्स को सराह रही थी और पुरुष भी उनकी जोड़ी को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कैमरास क्लिक होने लगे और वीडियो रिकॉर्डर उनके हर कदम को कैद कर रहे थे। बस एक कोने में खड़े गौरव और दिव्या ही ऐसे थे जिनके चेहरे पर मुस्कान तो दूर, हल्का सा तनाव और ईर्ष्या साफ झलक रही थी। दोनों सबसे पहले अपने परिवार के पास पहुंचे। सुहानी जी ने प्यार भरी नजरों से उन्हें देखा और बिना एक पल गवाए उनके चारों तरफ घूमकर नजर उतारी, जैसे किसी अनमोल चीज की रक्षा कर रही हो। हमेशा इसी तरह एक दूसरे का हाथ थामे रहो, उन्होंने भावुक होकर कहा। अभिमन्यु और निशा बस मुस्कुराकर उनकी बात को दिल में संजो लेते हैं। इसके बाद वो एक एक गेस्ट से मिलना शुरू करते हैं। कोई बधाई दे रहा है, कोई दुआएं, तो कोई हल्के फुल्के मजाक कर रहा है। निशा पूरे समय अभिमन्यु के साथ ही रही, जैसे उसकी छाया हो। तभी एक हैवी सूट पहने लगभग 50 साल का एक बिजनेसमैन अभिमन्यु के पास आया, हाथ मिलाते हुए मुस्कुराकर बोला, अब समझ आया मिस्टर मित्तल कि क्यों आप अपनी बीवी को छुपा कर रख रहे थे। अगर बीवी इतनी खूबसूरत हो तो छुपाना तो बनता है। अभिमन्यु ने बस हल्की मुस्कान दी, जबकि निशा शर्म से नजरें झुका लेती है और होठों पर हल्की सी हंसी तैर गई। तभी अभिमन्यु के फोन पर एक मैसेज की वाइब्रेशन हुई। स्क्रीन पर दिशा का नाम चमक रहा था। उसने जल्दी से मैसेज पढ़ा और निशा से धीमे स्वर में बोला, मैं बस वॉशरूम जाकर आता हूँ। निशा ने सिर हिलाया और वो होटल के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ गया, जहाँ प्राइवेट रूम्स थे। जैसे ही वो एक कमरे में दाखिल हुआ, वहाँ सूद फैमिली के कुछ लोग, शिखा और कुणाल पहले से मौजूद थे। शिखा उसे देखते ही मुस्कुरा उठी। फिर शिखा ने अभिमन्यु से कहा, क्या सरप्राइज है जीजू, नी तो खुश हो जाएगी। अभिमन्यु ने आत्मविश्वास से कहा, वही तो करना है शिखा। शिखा ने उसकी आंखों में चमक देखकर हामी भरी। अभिमन्यु कमरे में व्हील चेयर पर बैठे दीक्षांत जी के पास गया और उनके सामने घुटनों के बल बैठ गया। पापा, रेडी है फिर आप? दीक्षांत जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने सिर हिलाकर हामी दी। अभिमन्यु ने प्यार से उनके हाथ को चूमा और फिर खड़े होकर माधवी जी की ओर देखा। उनकी ओर एक सख्त चेतावनी भरी नजर फेंकी, जैसे साफ कह रहा हो, मुझे किसी तरह का तमाशा नहीं चाहिए। माधवी जी ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें मोड़ ली। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर निकल गया। हॉल में लौटते ही उसकी नजर सीधी निशा पर पड़ी। वो उसके पास जाकर उसके पीछे खड़ा हो गया और कान के पास झुककर फुसफुसाया, गेट रेडी मिसेस मित्तल फॉर योर सरप्राइज। निशा ने हल्की सी हैरानी से उसकी ओर मुड़कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, पूरे हॉल की लाइट्स बुझ गई। एकदम से अंधेरा छा गया और हल्की सी गुनगुनाहट के बीच उसने सहज रूप से अभिमन्यु का हाथ कसकर पकड़ लिया। एक स्पॉटलाइट ऑन हुई। उसके नीचे शिखा, कुणाल और दिशा खड़े थे। निशा के चेहरे पर मुस्कान आ गई उन्हें देखकर, लेकिन तभी वो तीनों साइड में हट गए और लाइट अब व्हील चेयर पर बैठे दीक्षांत जी पर पड़ी, जिनके पीछे माधवी जी खड़ी थी। ये नजारा देखते ही निशा की आंखें भर आई। उसकी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें जैसे कानों में गूंजने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो फिर से दीक्षांत जी और माँ को देख पाएगी। उसने अभिमन्यु का हाथ छोड़ा और धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए उनके पास चली गई। दीक्षांत जी भी मुस्कुराते हुए उसे निहार रहे थे। निशा उनके पैरों के पास झुकी, आंसुओं में भीगी आंखों के साथ उनके चरण स्पर्श किए। दीक्षांत जी ने उसे उठाकर माथा चूम लिया। खुश रहो, उनकी आवाज में गहराई और अपनापन था। निशा की नजर अब माधवी जी पर गई। होठों से एक शब्द खुद ब खुद निकल आया, माँ। दीक्षांत जी भी अब माधवी जी को देखने लगे। हॉल में मौजूद सभी निगाहें अब माधवी जी की ओर थी। एक पल को वो असहज हुई, चारों तरफ नजरें दौड़ाई, फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। उन्होंने निशा को गले से लगा लिया। निशा ने भी कसकर उन्हें थाम लिया, जैसे वर्षों की जुदाई एक पल में मिट गई हो। तभी आशा जी और रविंद्र जी भी उनके पास आ गए। आशा जी की आंखों में कृतज्ञता थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बेटी का इतना ख्याल रखा, उसे इतने नाजों से पाला। हम जिंदगी भर आपके आभारी रहेंगे। रविंद्र जी ने भावुक स्वर में कहा, आप जैसे लोगों की वजह से ही इंसानियत पर भरोसा कायम है। दीक्षांत जी तुरंत बोले, भाई साहब, निशा हमारी भी बेटी है। परमात्मा का शुक्र है कि उसने उसे हमारी जिंदगी में भेजा। इसके आने से हमारे घर में खुशियां आई। रविंद्र जी बस मुस्कुरा दिए और माहौल कुछ पल के लिए भावनाओं से भर गया। निशा ने अभिमन्यु की ओर देखा। वो मुस्कुराते हुए अपनी भौएं ऊपर उठाकर इशारे से पूछ रहा था, कैसा लगा सरप्राइज? जवाब में निशा बिना सोचे उसके पास भागी और उसे कसकर गले लगा लिया।
वो पल ऐसा था जिसमें सारी भीड़, सारे कैमरा, सब कुछ गायब थे। बस वो दोनों थे। अभिमन्यु ने भी उसको अपनी बाहों में कैद कर लिया, सभी दुनिया वालों के सामने। निशा बिल्कुल छुप गई थी अभिमन्यु में, लेकिन दूर खड़ी दिव्या का चेहरा तमतमा उठा। उसने अपनी ड्रेस को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा, जैसे गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रही हो। गौरव ने इस नजारे को देखा और हल्की सी मुस्कान दी, मन ही मन सोचते हुए, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अभिमन्यु खुद अपनी जिंदगी में आग लगा रहा है। अब पार्टी में फिर से रफ्तार आ गई थी। संगीत, हंसी और ग्लासों की खनक गूंज रही थी। कुछ देर बाद स्टेज पर आरुषि और आरव माइक लेकर आए। आरव ने कहा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी खुशी में शामिल हुए। आरुषि ने शरारती अंदाज में कहा, लेकिन भाई खुशी अभी अधूरी है, इस पार्टी में 4 चांद लगने बाकी है। आरव ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, वो कैसे आरू? आरुषि ने मुस्कुराकर माइक में कहा, भाई भाभी के कपल डांस से। So get ready for the most romantic couple dance by my भाई and भाभी, Mr. and Mrs. अभिमन्यु मित्तल। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। कुछ सेकंड्स में लाइट्स फिर से ऑफ हुई और स्पॉटलाइट अब अभिमन्यु और निशा पर थी। जैसे ही संगीत शुरू हुआ, उनके कदम भी एक साथ चल पड़े। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ की मधुर धुन के साथ उनका डांस हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। कभी वो उसे अपनी बाहों में घुमाता, कभी उसकी कमर थामकर करीब खींचता, तो कभी उसकी आंखों में डूबकर देखता। डांस खत्म होते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर तरफ से तारीफ के सुर आ रहे थे, लेकिन भीड़ के उस पार दिव्या की नजरें सिर्फ निशा पर जमी थी, तेज, नुकीली और किसी शिकारी की तरह मौके की तलाश में। वो हाथ में वाइन का ग्लास थामे धीमे धीमे कदमों से भीड़ चीरते हुए निशा के करीब आए। चेहरे पर एक हल्की सी बनावटी मुस्कान, लेकिन आंखों में साफ जलन की चमक थी। जैसे ही वो उसके बिल्कुल पास से गुजरी, उसने हल्के से अपने कंधे को निशा से टकराया। लाल वाइन की धार सीधे निशा की ड्रेस पर गिर पड़ी। कपड़े पर फैलते ही वो दाग ऐसे दिखने लगा जैसे किसी सफेद कैनवास पर लाल स्याही के छींटे पड़ गए हो। और फिर दिव्या ने बनावटी अफसोस जताते हुए कहा, ओह आई एम रियली सॉरी, मुझे दिखा नहीं। निशा ने झुककर ड्रेस को देखा, फिर चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर कहा, कोई बात नहीं। शब्द तो सहज थे, लेकिन उसके मन में हल्का सा असहजपन उतर चुका था। दिव्या झुकी, इतनी पास कि उसकी सांसें निशा के कान से टकराने लगी। धीरे से फुसफुसाई, ये दाग तो मिट जाएंगे, लेकिन अब मैं जो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी खुशियों पर दाग लगाने वाली हूँ, वो कभी नहीं मिटेंगे। उसकी आवाज में ऐसा जहर था कि निशा के दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। पास ही खड़ी शिखा ने ये सब सुन लिया। उसकी भौएं तनी और वो तुरंत आगे बढ़ते हुए तीखे लहजे में बोली, आजकल बहुत अच्छे डिटर्जेंट मिलते हैं जो हर तरह के दाग मिटा देते हैं, फिक्र मत करो। दिव्या ने उसे घूर कर एक नापसंदगी और तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चली गई। शिखा ने निशा की ओर मुड़कर धीमे स्वर में कहा, बचकर रहना, डायन है ये, जहां इसकी नजर पड़ जाए तबाही तय है। फिर निशा ने माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए मुस्कुराकर कहा, चल वॉशरूम चलते हैं, ये वाला दाग तो मिटा ही देंगे। शिखा ने हल्की सी हामी भरी। निशा के कानों में अब भी दिव्या के वो शब्द गूंज रहे थे। क्या दिव्या का ये जहर भरा इरादा सच में निशा और अभिमन्यु की खुशियों को बर्बाद कर देगा? क्या शिखा समय रहते इस आने वाले तूफान से निशा को बचा पाएगी? और क्या ये रिसेप्शन, जो प्यार और जश्न का प्रतीक था, किसी अनहोनी की शुरुआत बनने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बेइंतहा मोहब्बत, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।